नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आकाश गंगा। आकाश गंगा में आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा की। शिक्षा से मनुष्य की उन्नति होती है, मनुष्य की बौद्धिक स्तर में वृद्धि होती है। शिक्षा का मतलब ज्ञान, सदाचार, उचित आचरण, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया, जिसे शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति आदि समाविष्ट हैं। इस प्रकार यह कौशलों, व्यापारों और व्यवसायों को या उनकी तंत्रिका को विकास करना, मानसिक, नैतिक और सौंदर्य विषयक के उत्कर्ष पर केंद्रित होती है। शिक्षा समाज एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास करती है और उसी प्रयास को शिक्षा कहते हैं। इस विचार से शिक्षा एक संस्था के रूप में काम करती है। लेकिन क्या वर्तमान में दी जाने वाली शिक्षा सही है? लेकिन क्या वर्तमान की शिक्षा व्यवहारिक है? लेकिन क्या वर्तमान की शिक्षा आध्यात्मिक है? लेकिन क्या वर्तमान की शिक्षा परोपकारी है? वर्तमान की शिक्षा से लोगों का उत्थान हो रहा है या शिक्षा में परिवर्तन की आवश्यकता है? एक और बात कि छात्र इतने आवेग में क्यों हैं? उन्हें धैर्य क्यों नहीं है? जरा सी असफलता पर वो आत्मघाती कदम क्यों उठा लेते हैं? शिक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं और इन तमाम सभी सवालों के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। हमारे साथ हैं पंडित योगेंद्र शास्त्री जी, ज्योतिषविद हैं और वास्तु विशेषज्ञ हैं और शिक्षाचार्य भी हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। आचार्य जी, आज हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा की। सबसे पहला शिक्षा को लेकर बात आती है कि शिक्षा मतलब स्कूल में पढ़ना, कॉलेज में पढ़ना, या यदि थोड़ा और पुराने समय में जाते हैं मतलब गुरुकुल में या आश्रम में पढ़ना। वास्तव में हम जानना चाहेंगे कि शिक्षा क्या है, शिक्षा किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा आदरणीय आपने सवाल किया है। जी वर्तमान की परंपराओं में जो शिक्षा चल रही है, चाहे वह विद्यालय स्तर पर हो, चाहे वह महाविद्यालय स्तर पर हो, चाहे वह गुरुकुल स्तर पर हो, तो इन शिक्षाओं में आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले आपने देखा होगा गुरुकुल शिक्षा जो प्रणाली हुआ करती थी जी वह अत्यंत श्रेष्ठ, सरल, सहज हुआ करती थी। उस शिक्षा में व्यक्ति अपने आचरण, अपना व्यवहार, अपनी नैतिकता, भौतिकता के साथ प्रदान करता था, शेयर करता था, जीवन बिताता था। जी वह शिक्षा इतनी बोधगम्य शिक्षा हुआ करती थी कि व्यक्ति को जीवन भी जीना उसी शिक्षा से आता था। जी अब आजकल की शिक्षा कैसी हो गई? लिखा है विद्यालय, जी आपने देखा होगा किसी भी स्कूल का आप हिंदी अनुवाद करेंगे तो जी उसका मीनिंग होता है विद्यालय। बिल्कुल। जबकि विद्यालय में कर क्या रहा है? शिक्षा ग्रहण कर रहा है। जी एक सज्जन ने मुझसे प्रश्न किया था कि जी आदरणीय आप ये बताइए कि शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है? जी जबकि विद्यालय है तो विद्यालय सही अर्थ है उसका, पर यहाँ शिक्षा है तो शिक्षालय रखना चाहिए था। जी हाँ पर इसी बिंदु पर अपन चर्चा करते हैं हाँ कि शिक्षा संस्कृत का शब्द है जी जो शिक्ष धातु से मिलकर के बना है। जी तो शिक्ष का अर्थ होता है सीखना, जी जानने की प्रक्रिया, जी जानने की जिज्ञासा। बिल्कुल। और सीखना, जानने की प्रक्रिया उसे कहते हैं, जिज्ञासा उसे कहते हैं जिसमें केवल व्यवहारिकता हो और एक ऐसी शिक्षा का समावेश होता है शिक्षा में कि वह अपने जीवन को भी परिवर्तित कर देती है। जी बिल्कुल। अब आता है शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है? जी शिक्षा केवल सब्जेक्ट तक सीमित होती है आदरणीय, जी लोग समझते नहीं है। हाँ वो मैथमेटिक्स भी हो सकता है, संस्कृत भी हो सकता है जी और हिंदी भी हो सकता है, ऑल सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर शिक्षा है। अब है विद्यालय। विद्यालय में दीर्घ संधि है, विद्या प्लस आलय इति विद्यालय। जी हाँ तो विद्या का तात्पर्य है कि विद्या हम उसे कहते हैं जिससे हमारा व्यवहार होता है, जी जिससे हम व्यवहार करना दूसरों से सीखते हैं। हमारा आचरण, हमारी सभ्यता, हमारी भाषा शैली, हमारी बोधगम्यता, हमारी जी पारदर्शिता, जी इस सारे आयाम हैं जो शारीरिक जीवन को चलाने के लिए, हाव भाव के लिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी स्पीच लैंग्वेज क्या है, आप बड़ों से कैसे बात करते हैं, आप छोटों से कैसे बात कर सकते हैं, ये सब विद्या के अंतर्गत आता है। जी तो विद्या एक अलग विषय है, शिक्षा एक अलग विषय है। शिक्षा नौकरी दिला सकती है, रोजगार दिला सकती है, पर आपके जीवन को परिवर्तन नहीं कर सकती। आपको विद्या के पास जाना ही पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल। सभी स्कूलों का नाम हिंदी में विद्यालय ही होता है। जी और शिक्षा
सब्जेक्ट तक है, और विद्या हमारे आचरण, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को जो बता दे। बिल्कुल सही कहा आपने कि शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है। लेकिन यदि हम आज बात शिक्षा की करें तो कहा जाता है कि व्यक्ति के नैतिक उत्थान में, सामाजिक उत्थान में, बौद्धिक उत्थान में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। वास्तव में विद्यार्थी जीवन जो होता है वह विद्यार्थी जीवन अपने आप में बहुत सारी विविधताएं समेटे हुए होता है, और विद्यार्थी जीवन ही आने वाले जीवन की नींव रखी जाती है विद्यार्थी जीवन में। तो वास्तव में क्या वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है वह उचित है, या नैतिकता के लिए या फिर व्यवहारिकता के लिए हमें अलग शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है? और पहली बात, और दूसरी बात कि ये नैतिक शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा में कोई अंतर है क्या? बिल्कुल बहुत अंतर है। क्या रहता है, आजकल की वर्तमान परंपरा जो चली है शिक्षा प्रणाली की, आप जानते आदरणीय, मैक्स मुलर आया हमारे भारतवर्ष में, हमारे भारतवर्ष में कामिल बुल्के आया, अरस्तु आया, वुडवर्थ आया, अनेक विद्वान आए बाहर के विदेशी। उन्होंने हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसको कबाड़ बना दिया है। वास्तविक में आदरणीय शास्त्री जी, आपका प्रश्न सही है। नैतिकता का तात्पर्य है कि बच्चा नैतिकता में क्यों नहीं जा रहा है, और भौतिकता में जी रहा है, पर वो नैतिकता की शिक्षा ग्रहण तो कर रहा है, पर पूर्ण रूप से वह अपने आप में लागू नहीं कर रहा है। कहने का तात्पर्य, जो जो शब्द हम बोलते हैं या जो जो हम कहते हैं, क्या वह हम आचरण करते हैं? यहाँ पर मैं कोड करना चाहूँगा आदरणीय, जो हमारे टीचर्स हैं, टीचर भी बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। वो गलती क्यों करते हैं कि वो सब्जेक्ट ही ऐसा है, मैकॉले की बनाई हुई ये शिक्षा प्रणाली हमारे भारतवर्ष में है। उसका कारण यह है कि जो शिक्षा, उसका जो सिलेबस है, उसका जो पाठ्यक्रम है, वो गलत तरीके से बनाया गया है। इस प्रकार से बच्चा उसको आत्मसात नहीं कर पा रहा है। पहले आपने पुरातन शिक्षा प्रणाली में देखा होगा कि एक गुरुजी रहा करते थे। जैसे महर्षि पतंजलि का मैं उदाहरण दूं, शेषनागतार महर्षि पतंजलि, यानी 1 घंटे में 1000 विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे, और एक घंटे में 1000 विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। पढ़ा करके जब वो जाते थे, जो पाठ्यक्रम उनको दे जाते थे, अर्थात जिसे आप होमवर्क कहते हैं, यानी उनके सुने में, उनकी नहीं उपस्थिति में, गैर मौजूदगी में वह विद्यार्थी उनके वाक्यों का, उनकी शिक्षा का, उनके प्रश्नों का समादर करता था, अनुपालन करता था, अनुगमन करता था। अब कारण क्या है कि विद्यार्थी शिक्षा का पालन नहीं कर पा रहा है, टीचर्स की बात नहीं कर पा रहा है। अब मैं भी स्कूल में, मेरा 14 वर्ष का अनुभव है आदरणीय पाठक जी। मैं स्कूलों में देखता हूँ, अभी वर्तमान में मैं प्रेरणा किरण स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, जो कि बहुत अच्छी संस्था है जी। और संस्थाओं की जो स्कूल होते हैं वहाँ जरूर मैंने देखा है कि बच्चे कंट्रोल रहते हैं। हाँ। और अच्छी शिक्षा को ग्रहण करते हैं जी। तो कहने का तात्पर्य आदरणीय, कहीं न कहीं पारंपरिक शिक्षा से जो विद्यार्थी है वो भटक रहा है। हाँ। इसलिए उदाहरण के तौर पर माँ बाप जो पूजन पाठ कराते हैं, अपने घर में जो नियम कानून चलते हैं पूर्वजों से जो चले आ रहे हैं, हाँ। कहीं न कहीं इन मिशनरी स्कूलों में जाकर के वह परंपरा धीरे धीरे हमारे देश की वो खत्म कर रहे हैं जी। यही कारण है कि बच्चा भटक रहा है, बच्चा आत्मसात नहीं कर पा रहा है, बच्चा होमवर्क नहीं कर पा रहा है, बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, बच्चा स्वच्छंद नहीं विचरण पा रहा है, बच्चा 9th में फेल हो जाता है, बच्चा फांसी लगाने की बात करता है। बच्चे को यदि माँ बाप यदि मोटरसाइकिल नहीं दिलाते हैं, कोई वस्तु नहीं दिलाते हैं, जो उसको प्रिय सेल फोन नहीं दिलाते हैं जी। तो कहीं ना कहीं मेरे कहने का निवेदन है, बच्चों की अपेक्षाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं, और अपेक्षाओं के द्वारा बच्चों की जब अपेक्षाएं बढ़ेंगी तो उनको वह वस्तु चाहिए। और कहने कभी कभी पेरेंट्स भी बहुत गलती करते हैं आदरणीय पाठक जी। पेरेंट्स की गलती ये है कि बच्चों की जो जो अपेक्षाएं वो तुरंत निर्वाह कर देते हैं, तुरंत उपलब्ध करा देते हैं। हाँ। अरे भाई, समय से पहले आप बच्चे को साइकिल दिलाओगे, मोटरसाइकिल दिलाओगे तो हाँ। बच्चा क्या करेगा? सही बात है। 18 साल से पहले आप मोटरसाइकिल दिलाओगे तो बच्चा तो फिर कहीं ना कहीं उसका गलत फायदा उठाएगा। तो समय से पहले जो वस्तु है उसको अवेलेबल ना कराएं, जो समय के दायरे में जो वस्तु हैं और मर्यादा में जो वस्तुएं हैं। आजकल पता चला कि 5वीं का बच्चा है और माँ पेरेंट्स के साथ मूवी देखने के लिए गया है। हाँ। कहीं ना कहीं इससे भी फर्क पड़ता है जी। यानी साथ में हम लोगों की जब 5वीं क्लास में हम पढ़ते थे तो हमारे माता पिता के सामने कोई भी फिल्म हम नहीं देखते, आज भी नहीं देखते हम जी। इतनी मर्यादा, छोटे बड़े का कायदा जो है वो विद्या द्वारा ही शिक्षा में, जब तक पारंपरिक शिक्षा का विद्यार्थी ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसको फायदा मिलने वाला नहीं, वो नैतिकता में कभी नहीं जा सकता, वो भटकेगा। बिल्कुल उत्तम बात आपने कही कि ये चीजें तो हैं, लेकिन यहाँ एक प्रश्न ये भी आता है, कई बार जब शिक्षकों से हम बात करते हैं, मेरे 2 प्रश्न हैं दरअसल आपसे कि पहला तो शिक्षक और गुरु और जो कोचिंग में टीचर होते हैं,
इन तीनों की क्या तात्पर्य है? शिक्षक कौन है, गुरु कौन है और टीचर्स कौन है? दूसरा सवाल कि आज विद्यार्थियों के जीवन में जो कुछ हो रहा है, क्योंकि जो विद्यार्थी जीवन में होगा उससे उसके भविष्य के जीवन का निर्माण होगा, तो इसमें शिक्षक की भूमिका, विद्यार्थी की भूमिका या अभिभावकों की क्या भूमिका? क्योंकि कई बार सामने आता है जब बात की जाती है शिक्षकों से, तो वो कहते हैं कि जितनी हमारी जिम्मेदारी है उतनी ही विद्यार्थी की भी जिम्मेदारी है, छात्र की भी जिम्मेदारी है। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है और किसको अपनी किस भूमिका का निर्वहन करना चाहिए? देखिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। यदि शिक्षा के प्रकार को हम देखें मनोवैज्ञानिक तौर पर या फिर शिक्षा के तौर पर, यदि शिक्षा के प्रकारों को हम देख सकते हैं, तो यदि आप मनोविज्ञान की पुस्तकें आप पढ़ेंगे तो उसमें शिक्षा के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं और चौथा और है, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट नंबर पर जो शिक्षा विद्यार्थियों के लिए प्रदान की जाती है, चाहे वो हाई स्कूल का हो, माध्यमिक स्कूल का हो, चाहे वो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाविद्यालय का हो, तो पहली शिक्षा औपचारिक शिक्षा कही जाती है। हाँ। दूसरी शिक्षा है निरौपचारिक शिक्षा और तीसरी है अनौपचारिक शिक्षा और चौथी जो अंतिम शिक्षा है वो भौतिक और नूतन शिक्षा है, जो व्यवहार जगत से जुड़ी हुई है। तो इन 3 शिक्षाओं को वो इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनको भौतिक, नूतन शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा नहीं मिल पा रही, इसी कारण वो इन 3 शिक्षाओं को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अब उदाहरण के तौर पर जो औपचारिक शिक्षा है, आप जानते हैं औपचारिक शिक्षा में जो विद्यार्थी वो बंधा हुआ रहता है। हाँ। स्कूल लेवल पर होती है, विद्यालय लेवल पर होती है, उसका एक सिलेबस होता है, उसका एक पाठ्यक्रम होता है, उसकी कुछ पुस्तकें होती हैं, इन सारी चीज़ों से मिलकर के औपचारिक शिक्षा बनती है। अब एक होती है निरौपचारिक शिक्षा, जैसे आपने अभी कहा कोचिंग क्लास वगैरह। तो निरौपचारिक शिक्षा आप एक उदाहरण दे सकते हैं, पूर्ण मैं नहीं कह रहा, पर एक विकल्प है कि निरौपचारिक शिक्षा कोचिंग से लेकर के, घर से लेकर के, माता पिता अभिभावक से लेकर के कोचिंग तक, वह सभी शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा है विकल्प से। और महाविद्यालय, विद्यालय के अंतर्गत भी वह आती है। तो इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इनके द्वारा चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, शिक्षित तो किया जा सकता है पर उसे व्यवहार नहीं मिल सकता। आप कोचिंग में जाएंगे, आपको कभी नहीं बताया जाएगा कि माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज पे क्या काम करना चाहिए। वहाँ केवल सब्जेक्ट तक सीमित है और उसकी एक समय सीमा है, उन्होंने समय सीमा में अपना बैच पूरा किया और स्टूडेंट को भगा देते हैं। उसके बाद तीसरी शिक्षा आती है अनौपचारिक शिक्षा। तो यही कमी है, अत्यंत जो श्रेष्ठ शिक्षा है अनौपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा कोई भी दे सकता है, कभी भी दे सकता है। इंग्लिश में उसका एक वर्ड है आदरणीय, जिसका है इनफॉर्मल एजुकेशन। बिल्कुल। यह जो शिक्षा है आप नुक्कड़ पे भी प्रदान कर सकते हैं। चलते चलते, उठते बैठते, सोते जागते, कभी भी अपने जो पेरेंट्स हैं बच्चों को जाते जाते, जैसे बच्चा कहीं बाइक से बाहर जा रहा है, तो वह जो शिक्षा देते हैं, वह सूत्र देते हैं बच्चों को, बेटा आराम से चलाना, इस मोड़ से नहीं जाना, वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है, आप इस मोड़ से जाना। तो हमको समाज में कैसे चलना है, कैसे बोलना है, बड़ों से कैसे बात करनी है। आजकल एक आश्चर्य देखा आदरणीय, मैंने कई स्कूलों में पढ़ाया, मेरा 14 वर्ष का अनुभव है। विद्या भारती में 6 साल मैंने पढ़ाया, सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर में। आपने देखा होगा स्टूडेंट से ज्यादा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में टीचरों को डर लग रहा है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की गलती है, अनौपचारिक शिक्षा भी नहीं देने देती। बच्चों को पता होता है माता पिता जरा डांटेंगे पुलिस थाने पहुंच जाएंगे। कहीं ना कहीं ये डर भी पेरेंट्स में है और यही डर टीचर में। आजकल बच्चों को मारने की बात अलग है, आप डांट नहीं सकते। यदि बच्चों को जरा डांटा, सर बाहर मिलना, कहीं आपने देखा होगा पेपर में आए दिन ये चीजें अघटित घटनाओं की मिलती रहती हैं। तो पेरेंट्स की ये महत्वपूर्ण भूमिका है कि बच्चों को एक सही रास्ते पर दिखाएं, ऐसी अनौपचारिक शिक्षा दें कि उनके मन में डर रहना चाहिए कि टीचर हमें डांटेंगे तो इधर भी हमें डांट मिलेगी। और उनके मन में हमारी जो पारंपरिक शिक्षाएं, एक वेद भगवान में वाक्य है और मनुस्मृति में लिखा है कि आपने देखा होगा कई प्रकार के बच्चे आत्महत्या करने के लिए हतोत्साहित हो जाते हैं। मेरा अगला प्रश्न यही है। मेरा अगला प्रश्न यही है जो मैं जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो है छात्र जो है आत्महत्या कर रहे हैं, विफल होने पर आत्महत्या कर रहे हैं, विफलता के डर से आत्महत्या कर रहे हैं। धैर्य की कमी होती है, स्पष्ट समझ में आता है, लेकिन और कौन से कारण जिम्मेदार हैं कि छात्र आत्महत्या कर लेते हैं? अपने माता पिता के विषय में नहीं सोचते हैं। कई बार वो एक तो विफलता का डर होता है, दूसरा इस आयु में जो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, उस आकर्षण के कारण भी कई बार ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि वो प्रेम में आत्महत्या कर लेते हैं, जीवन का त्याग कर देते हैं। तो इसके लिए शिक्षा
की भूमिका या फिर इसके लिए कुंडली में किसी ग्रह की भूमिका, इस पर भी मैं विचार करना चाहूंगा कि इस पर विमर्श करें हम। जी, सबसे पहले मैं आदरणीय आपको कुंडली के विषय में ही बता देता हूँ। जी जैसे कि आपने देखा हो, बृहस्पति तो होता ही है, जी बुद्धि का ग्रह होता है, परंतु यदि बुध भगवान को भी प्रसन्न कर लिया जाए, यदि राहु आपका अष्टम है, कर्क का राहु है, जी इन ग्रहों को प्रसन्न कर लिया जाए तो वास्तव में विद्यार्थियों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। कभी कभी क्या रहता है कि यदि राहु केतु शनि ये तीनों यदि सप्तम भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति की मानसिकता को नीचे गिरा दे। व्यक्ति कितना ही पढ़े, अध्ययन करे, पर वह उसकी जो स्मृति है, उसका जो लेवल है, वो बहुत डाउन हो जाता है, वो पढ़ नहीं पाता है। तो कहने का तात्पर्य, यदि विद्या बुद्धि इसको प्राप्त करना है, माना कि बुध ग्रह नपुंसक है, पर बुध और गुरु इन दोनों ग्रहों को यदि प्रसन्न कर लिया जाए, ये तो वास्तव में विद्यार्थी की जो बुद्धि है आगामी विषयों में वास्तव में आगे बढ़ जाएगी। और कहीं कहीं जो हमारा गुरु है, मान लीजिए गुरु केंद्र में बैठा हुआ है, 4 केंद्र कुंडली में होते हैं, तो किसी भी केंद्र में गुरु हो, शुक्र हो, तो ये भी वास्तव में हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर देते हैं। कहीं ना कहीं ग्रहों के माध्यम से भी बच्चों का जो बोध स्तर है, स्मृति स्तर है, वही भी डाउन हो जाता है। और इसके लिए यदि हम बात करें कि जैसे आपने कुंडली का तो बताया, लेकिन शिक्षा में वो कौन सी चीजें शामिल होनी चाहिए ताकि उन्हें ये बात समझाई जा सके कि यदि आप एक बार विफल हो गए हैं, अगले बार प्रयास करने पर आपको सफलता मिल सकती है। आप एक बार ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि कुछ कम अंक प्राप्त हुए हैं, एक तो ये कि उनमें धैर्य कैसे निर्मित हो, पहली बात। और दूसरी बात, क्या अभिभावकों को ये बात समझाना आवश्यक हो गई है शिक्षा के क्षेत्र में कि अपने बच्चों पर प्रेशर ना डालें, वो उन्हें किसी कंपटीशन में शामिल ना करें। हाँ, प्रतियोगितावाद हो, लेकिन प्रतियोगितावाद हो दूसरों से आगे निकलने का। प्रतियोगितावाद इस बात का तो नहीं होना चाहिए ना कि दूसरों को पीछे छोड़ने का प्रतियोगितावाद हो। जी तो आदरणीय, बहुत अच्छी बात आपने कही। जी देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षा है, उसमें जो शिक्षण है, जी उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है हम्म, या बांटा जाता है। जी पहला होता है स्मृति लेवल, जिसे अपन कहते हैं मेमोरी लेवल। जी दूसरा होता है बोध स्तर, और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिक लेवल, जी। अर्थात जी। चिंतन स्तर। पहले की जो शिक्षा प्रणाली दी जाती थी या शिक्षा दी जाती थी बच्चों को, उसमें सबसे पहले बौद्धिक स्तर पर व्यक्ति का स्मृति लेवल चेक किया जाता था। जी। इसकी कितनी स्मृति है, इस बच्चे को कितना होमवर्क देना है। आपने देखा होगा, जब महर्षि पाणिनि या पतंजलि या पुरातन हमारे ऋषि मुनि जब बच्चों को पढ़ाते थे, जी। तो जो वीक बच्चे रहा करते थे, कमजोर बच्चे रहा कर, उन पे उनका ज्यादा स्नेह रहता था। जी उनको वो महसूस ही नहीं होने देते थे कि मतलब हमें कुछ नहीं आता, अलग से उनको अतिरिक्त कक्षा लगा करके पढ़ाते थे। जी आजकल विद्यालयों में, महाविद्यालयों में सबसे बड़ी कमी ये है कि ना तो बौद्धिक होते हैं, ना तो नैतिक शिक्षाओं पर, ना व्यवहार जगत में कोई क्लासें लगाई जाती हैं। जी सब्जेक्ट तक ही हमें सीमित नहीं रखना है। बिल्कुल। बच्चों का बौद्धिक स्तर क्या है, जी। बच्चों का स्मृति लेवल क्या है, वो बच्चे किस भाषा को सोच रहे हैं, या बच्चे मन में विचार क्या कर रहे हैं, क्या शब्द कहने पर बच्चे क्या समझ सकते हैं। जी कहीं कहीं तो यदि बच्चों को डांट दो तो बच्चे अपने आप में इंसल्ट महसूस करते हैं कि हमारी इंसल्ट हो गई। हाँ। इन सभी लेवलों की जांच करके बच्चों जी। को अतिरिक्त क्लास लगा करके, चाहे जो वीक बच्चे हैं हाँ। उनको अलग करके टीचरों को बताना पड़ेगा। जी बिल्कुल। एक बात और मैं आपको बता दूं, बच्चों की बात अलग है। जी मैकाले ने इतनी रद्दी हमारी शिक्षा व्यवस्था को कर दिया है जी हाँ। विदेशियों ने, जी कि टीचरों के मन में भी आपातापी रहती है। हाँ। टीचर अपने आप को यदि कंपटीशन करना चाहते हैं, वो टीचर क्या है, ये टीचर क्या है, जी। अपने आप में उनका ही बौद्धिक स्तर बहुत कमजोर है। हाँ, यदि सही किसी बात है। टीचर से जी। शिक्षण के बारे में पूछा जाए, शिक्षा के बारे में पूछा जाए, जी। संधि समाज के बारे में पूछा जाए, तो कई प्रकार के विद्यालय में हमने सर्वे भी किया है। मैं जी। प्रशिक्षण समिति में भी रहा हूँ, जी। विद्या भारती की तरफ से, जी। संस्कृत भारती की तरफ से, जी और ट्रेनर भी रहा हूँ। इन सारी चीजों को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षकों में भी कमी रहती है। जी या तो वो इतने आधुनिक बन जाते हैं बच्चों को देखने में। हाँ। तो कहने का तात्पर्य, पारंपरिक शिक्षा देने के लिए आपको भी पारंपरिक परिवेश में रहना पड़ेगा, बिल्कुल सही ढलना कहा आपने। पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा तो आपने। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को, माता पिता को बच्चों के लेवल पर ध्यान देना पड़ा। अब जी। आती आत्महत्या की बात। जी हाँ। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, जिनके घर में सबसे ज्यादा मूर्ख लोग रहते हैं, उन्हीं के घर में आत्महत्याएं होती हैं। जी तो वास्तव में क्यों? क्योंकि वह उसकी बुद्धि का लेवल नहीं समझ पाए ना। हाँ। जितना जिसका बुद्धि का लेवल है, वह जी। शब्द ही वह समाहित कर पाएगा। यदि नहीं कर पाएगा जी तो बपन हो जाएगा। बिल्कुल। उदाहरण के तौर पर, जितनी भूख है उतना ही भोजन व्यक्ति कर पाएगा। ज्यादा हाँ। भोजन दोगे तो वह जीर्ण या अपच हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही कुछ कहा सहन आपने। नहीं कर पाएगा। जी आचार्य जी, एक और बात है कि हम जो भी कार्य करते हैं, साधारणतः घर के ही कोई गृह कार्य ही क्यों ना हो,
लेकिन जब शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा चूंकि समाज से जुड़ी है, राष्ट्र से जुड़ी है और अखिल ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, यहाँ एक बात ये प्रश्न जरूर आता है कि वर्तमान में क्या शिक्षकों के सामने ज्यादा चुनौती है या फिर विद्यार्थियों के सामने ज्यादा चुनौती है? देखिए, वर्तमान समय में यदि सही दृष्टि से देखा जाए तो जी। शिक्षकों के सामने बहुत ज़्यादा चुनौती है, जी। क्योंकि शिक्षक जब अपनी चुनौतियों से सामना करेंगे जी। तभी वो विद्यार्थियों की चुनौतियों को स्वीकार जी। करेंगे। या तो ये कह सकता हूँ मैं, जब तक शिक्षक उन चुनौतियों से गुजर के आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक वो विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि शिक्षकों को शिक्षण पर ध्यान देना है, जी सिलेबस बिल्कुल। पर ध्यान देना है। कई जी। विद्यालयों में ना नोट्स हैं, हाँ। टीचर खुद पढ़ के नहीं आते हैं, हाँ। क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। तो एक पूरा मेन पहले क्या हुआ करता था, संस्कृत में आप देखेंगे पूरा सिलेबस कंप्लीट रहता है, जिसे लेसन प्लान कहा करते हैं। ना लेसन प्लान है आजकल का, लेसन प्लान है तो ना पाठ्यक्रम व्यवस्थित है, वह भी जी। अव्यवस्थित है। जी। तो सारी तैयारी करने के बाद भले ही टीचर अपने सब्जेक्ट का मालिक है, सब कुछ उसे आता है, हाँ। पर विद्यार्थी तो वीक है ना। आपका हाँ। सब्जेक्ट आपको आता है, आपने बोर्ड पे पढ़ा दिया, पर उसको समझ में नहीं आया। जी। समझाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ। आपको तो आता है पर उसे समझ में नहीं आया, चाहे वीक बच्चा हो चाहे उससे बिल्कुल। ज़्यादा पढ़ने वाला हो। बिल्कुल। आजकल पता चला वीक बच्चों को बाहर खड़ा कर दिया जाता है, वीक हाँ। बच्चों को ज़्यादा मारा जाता है या जी। डांटा जाता है। जी। आजकल गवर्नमेंट ने नियम बनाया है तो मारा तो नहीं जाता है, हाँ। क्योंकि बच्चों से ज़्यादा टीचर को डर लगने लगा है। जी बिल्कुल। तो आदरणीय, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है। गवर्नमेंट ने नियम लागू किया कि बच्चों को नहीं डांट सकते, जी। एक अलग बात, पर बच्चों को बहुत ज़्यादा जोर से भी नहीं डांट सकते, मारने जी। की तो अलग बात है। हाँ। तो कहीं न कहीं इसका फ़ायदा विद्यार्थी उठा लेते हैं, जी। उनके ज़हन में डर नहीं रहता है। जी। सबसे बड़ी चुनौती ये है। और बिल्कुल सबसे सही बड़ी कहा आपने। जी, ये एक बिल्कुल स्पष्ट रूप से जिस तरह से आपने कहा है कि ये स्थितियां निर्मित होती हैं। बिल्कुल। यहाँ एक अंतिम प्रश्न और जानना चाहूँगा आपसे जी, कि विद्यार्थियों की जिम्मेदारी के तो आपने बताया कि या आपने ये भी चर्चा की कि शिक्षकों की क्या स्थितियां होती हैं, उनके सामने क्या चुनौतियां होती हैं। बस जैसा कि आपने कहा कि मैकाले की शिक्षा पद्धति, जी, भारतीय शिक्षण पद्धति जो गुरुकुल की पद्धति थी वह समझाने की थी, क्योंकि हम श्रुति और स्मृति की बात वेदा। करते हैं, हम श्रुति स्मृति की पद्धति से चले आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। आज श्रुति स्मृति की पद्धति तो नहीं है, लेकिन इस पद्धति में केवल पढ़ाया जा रहा है। जब हम कहीं चर्चा करते हैं तो बात आती है कि ये पढ़ने जा रहे हैं, वो समझने नहीं जाते विद्यार्थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पढ़ने और समझने में भेद क्या है और वर्तमान में किस स्थिति की आवश्यकता है? क्या पढ़ने की आवश्यकता है या समझने की आवश्यकता है? देखिए, पढ़ाई के साथ साथ समझना मुख्य रूप से है। जी। क्या है, जिस प्रकार से बच्चा छोटी क्लास में जाता है जी। तो उसका इस स्मृति जो लेवल है जी। वो कम होता जाता है, और जी। समझने की जो प्रक्रिया वो आगे बढ़ती जाती है। हाँ। तो जिस जिस क्लास में बच्चा बढ़ता जाता है तो उसको समझाने की प्रक्रिया को शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहिए। जी बिल्कुल। आपने बोर्ड पे कंप्लीट कर दिया, आपने हाँ। पढ़ा दिया, पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा दिया, पूरा जी। चैप्टर पढ़ा दिया, पर जी। उसको समझ में नहीं आया। हाँ। भले ही आप कम पढ़ाइए, हमारे गुरुजी कहा करते थे, जी। कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। हाँ। ऐसा पढ़ो जो समझ में आए, ऐसा ना पढ़ो जो समझ में ना आए, भले ही जी। आप एक लाइन पढ़िए। जी तो बिल्कुल। वास्तव में समझने की और समझाने की जो प्रक्रिया है, जब तक टीचर के अंदर नहीं रहेगी। जी। दूसरा, आपका चैप्टर अच्छा है, हाँ। आपका सब्जेक्ट अच्छा है, पर बच्चों पे आपका कमांड नहीं है, तो कभी आप शिक्षा को दे नहीं सकते। सही बात तो है। बच्चों पे कमांड होना चाहिए। हाँ। सबसे दूसरी गलती बच्चे टीचर से ये करते हैं हाँ। कि 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, बच्चों के नाम याद नहीं रहते। 35 बच्चे हैं, हाँ। कई स्कूल के बच्चों का आज भी मुझे नाम है। तो हाँ। हम लोगों को ट्रेनिंग में बताया गया था, सबसे पहला आपका इंप्रेशन है, जब तक आप बच्चों के नाम स्मरण नहीं करेंगे, नाम ले लेके उठाइए। बिल्कुल। अरविंद उठिए, सुरेंद्र उठिए, हाँ। अपनी क्लास में हर कोने के बच्चों को उठाइए। जी। तो बच्चों के मन में डर है कि टीचर हमारा नाम जानते हैं, अरे हमारे ऊपर उनका ध्यान है, जी बिल्कुल। तो एक कंट्रोल रहते हैं। दूसरी बात, समझने की समझाने की दोनों की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और शिक्षण पर विशेष ध्यान दें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या चाहिए, यदि वीक बच्चे हैं उनको ये ना लगे कि टीचर हमें अलग समझ रहे जी हैं। बिल्कुल। आप उनकी अतिरिक्त क्लास लीजिए। क्लास वाइंड अप होने पर बच्चों को आप अलग से बुला सकते हैं। बौद्धिक स्तर पर और एक पारंपरिक स्तर पर बच्चों को अकेले में नितांत एकांत में बैठ कर के बच्चों से अपना मित्र बन कर के भी टीचर उनको बता सकता है कि आपको क्या करना है। हाँ। जब आपने बच्चों को मित्र बना लिया, आपने शिष्य बना लिया, बिल्कुल। और आपने अंदर की बात उनसे शेयर की, कभी कभी मित्र बन के आप बच्चों के साथ खेल कूद भी कर सकते हैं। जी तो बिल्कुल। बच्चे खुल करके आपसे प्रश्न करेंगे, फिर आप बच्चों को डांट सकते हैं, फिर आप बच्चों को मार सकते हैं, कभी भी बच्चा आपको प्रत्युत्तर नहीं दे सकता। वो जी। जानता है ये हमारे हित की बात कर रहे हैं। हाँ। और जब तक विद्यार्थी की जहन में, मन में ये बात नहीं आएगी जी। कि जो गुरुजन हमारे हित के, जो गुरु हैं हमारे हित की बात कर रहे हैं, तब तक बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिल्कुल उचित बात आपने कही कि
एक विद्यार्थी के मन में ये बात आनी चाहिए कि शिक्षक या गुरुजन हमारे हित की बात कर रहे हैं और एक मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, आदर होना चाहिए। बिल्कुल। मतलब मित्रवत व्यवहार ऐसा भी ना हो कि वो आदर और मर्यादा चली जाए, लेकिन मित्रवत व्यवहार होना चाहिए ताकि वो असहज महसूस ना करे। जो विद्यार्थी वो असहज महसूस ना करे। व्यापक अर्थ में जैसा कि आचार्य जी ने बताया है कि शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली उद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन आवश्यकता है कि उसकी व्यवस्था हो और जो अभाव है वो दूर होना चाहिए। हालांकि यह विषय ऐसा जिस पर हम बहुत विस्तृत चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता है, इसलिए हम चर्चा को विराम देंगे। आचार्य जी अब स्टूडियो आए और हमारे दर्शकों को सारगर्भित आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप जब आएंगे तो हम आपसे इस विषय में पुनः चर्चा करेंगे। और कहा जा सकता है कि सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनने के लिए शिक्षा अनिवार्य है। मनुष्य क्षण प्रति क्षण नए नए अनुभव प्राप्त करता है या करवाता है, जिससे उसका दिन प्रतिदिन व्यवहार प्रभावित होता है। उसका यह सीखना सिखाना विभिन्न समूहों, उत्सवों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन आदि से अनौपचारिक रूप से होता है। यही सीखना सिखाना शिक्षा के व्यापक तथा विस्तृत रूप से परिणाम के रूप में सामने आता है। अब शिक्षा के विषय में और भी चर्चाएं हैं जिन्हें हम अगले एपिसोड में करेंगे, लेकिन जैसा कि बताया गया कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, शिक्षक की जिम्मेदारी क्या है, विद्यार्थी की जिम्मेदारी क्या है और अभिभावकों की जिम्मेदारी क्या है, साथ ही समाज की जिम्मेदारी क्या है, हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें तो विद्यार्थियों को एक अच्छा, उत्कृष्ट और विद्वान नागरिक बना सकते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बन रहे हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।